नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये स्पेशल एंटरप्राइज है जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं। देश में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की सियासी चालें हैं, किस तरह की चालों के बाद में जो भूचाल है वो है, ये आपने पीछे दिनों खूब देखा ही है और अब भी ये अनवरत रूप से जारी है। और ऐसा नहीं है कि भूचाल कांग्रेस में ही हो, बीजेपी भी इससे ग्रस्त है। 2 राज्यों के चुनाव सन्निकट हैं, अगले महीने चुनाव होने हैं। गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी हैं और गुजरात में साख बचाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी और आम आदमी पार्टी ने वहाँ खासा प्रभाव पैदा किया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि आम आदमी पार्टी पहली बार वहाँ किस तरह का गुल खिला सकती है क्या। और साथ ही राजस्थान के बारे में भी बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में होते हैं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मंत्री और लगभग 6 दशक का राजनीति में एक्टिव एक्सपीरियंस लिए हुए चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ रहेंगे। और इस कार्यक्रम में हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इन दिनों में और किस तरह की भावी राजनीति दिखाई दे रही है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और चंद्रराज सिंह भी का स्वागत करते हैं। सिंह साहब, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी। तो कार्यक्रम में सबसे पहली जो बात हम हमारे व्यूअर्स के लिए जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस को गांधी परिवार से इतर, गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष मिल तो गया है। लगभग दो दशक के बाद में यह सूरत तो बन गई है कि गांधी परिवार के अलावा भी कोई कांग्रेस की बागडोर संभाल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है क्या कि मल्लिकार्जुन खड़गे उस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएंगे जो कि उनसे अपेक्षा की जा रही है, या कि परिवारवाद की भेंट में आई हुई जो कांग्रेस थी वो उस जो चस्पा है, वो नारा, उससे निकल पाएगी क्या? आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, मगर मैं आपसे एक बात कह देता हूं। खड़गे जी ने 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि गांधी परिवार से मुक्त कांग्रेस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि खड़गोर साहब संगठन के मनमोहन सिंह बन के रहेंगे। फैसला और निर्णय तो एमबीबीएस का ही रहेगा, मां बेटा बेटी सहित पुरानी कांग्रेस का रहेगा। एमबीबीएस का मतलब ये है मेरा कहने का। इसके अलावा कोई फैसला होगा नहीं। खड़गे एक वफादार आदमी है, सिंसियर आदमी है। वो भी जानते हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका और राहुल का जो फैसला होता है वो कांग्रेस के हित में होता है। इसलिए अगर उस फैसले को माना जाए तो खड़गे कुछ हद तक सफल भी हो सकते हैं। उनके सामने क्लैश करके सामने आए और टकराव करे, या उनसे अलग विचार रखे, या उन्हें संतुष्ट किए बिना अपना फैसला बताए, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं राजस्थान के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये जब प्रश्न आएगा तो आएगा कि खड़गे के आने से क्या परिवर्तन आया प्रांत राजनीतियों में, क्या परिवर्तन आया और जगह, तब हम इसका जवाब देंगे। अभी तो हम इतना ही कह सकते हैं कि खड़गे साहब को भी सोनिया के इशारे पर चलना पड़ेगा। गांधी परिवार से मुक्त खड़गे की कोई विचारधारा है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुददार आदमी है, गद्दार नहीं है। खुददार आदमी विद्रोह कर सकते हैं, कभी नहीं करते हैं, गद्दार करते हैं। तो खड़गे साहब तो प्योर वफादार आदमी है। सोनिया जी, प्रियंका और राहुल गांधी के हर इशारे और निर्देश को बिना मुंह से कहीं सुनेंगे और समझ लेंगे और उस पर एक्ट करेंगे। इसलिए मैं नहीं मानता कि इतने वर्षों बाद जो गांधी परिवार से मुक्त होकर के कांग्रेस का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्यक्ष बना है वो इसके एक्चुअल प्रभाव से मुक्त हो पाएगा। होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि आखिर 50, 60, 70 साल तक कांग्रेस को पोषित तो गांधी परिवार ने किया है। उनकी इच्छा के बिना एक बार आए थे तो सीताराम केसरी की क्या दुर्गति हुई थी, आप भूल गए? दफ्तर में जाके लोगों ने पिटाई कर दी थी। इसलिए मैं नहीं मानता कि गांधी परिवार की इच्छा के खिलाफ, उसकी इच्छा के अनुरूप न होकर उसके समानांतर कोई निर्णय खड़गे या उनकी टीम करेगी। पूरा फैसला तो खड़गे की टीम की घोषणा के बाद होगी। आज इसके बारे में कहना न तो उपयुक्त है और न उचित है। राइट। तो खड़गे साहब के सामने जो मुख्यतः चुनौतियां हैं उनके ऊपर एक थोड़ी सी सरसरी नजर कर लेते हैं। 2 राज्यों के चुनाव आने हैं अगले महीने, उनमें टिकटों का बंटवारा करना है,
उसमें आपको भी पता है टिकटों को बंटवारे के ऊपर मसले में आरोप भी लगते हैं, पक्षपात का आरोप भी लगता है, कई बार पूरी तरह से चीजें ठीक से देखी नहीं जाती हैं, उसमें भी एक झमेला रहता है। तो 2 राज्यों के तो चुनाव हैं, साथ ही पंजाब में जो कांग्रेस की इकाई का हाल है वो एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान का मसला चल रहा है, राजस्थान में बगावत का मामला भी है, दोनों तरफ ही बगावत हो गई। अब तो पहले सचिन पायलट ने बगावत की थी, अभी पीछे दिनों अशोक गहलोत जी भी बगावत पर उतारू हो गए थे। तो ये 2 तरह की बगावत यहाँ रही। इसमें G23 में, हालांकि अब G20 के से भी नीचे, मतलब 20 से भी नीचे लोग रह गए हैं, उनका भी मसला रहेगा कि उनको किस तरह से सेट करेंगे। इन चुनौतियों से मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे निपटेंगे, आपको क्या लगता है? इसकी जरूरत ही नहीं है, यह समस्या है ही नहीं। जब गांधी परिवार का आशीर्वाद है तो कोई समस्या नहीं है, समस्या नगण्य है, मूलभूत समस्या समाप्त है। क्योंकि समस्या जहां होती है वह विचार विमर्श होकर संघर्ष होता है, जैसा राजस्थान में हुआ ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाब हो चाहे राजस्थान चाहे गुजरात हो, अभी कांग्रेस की एक ही समस्या है, इसलिए नारा दिया है लोगों ने कि जब तक केंद्र बिकाऊ है प्रांत टिकाऊ है। इनको पैसे की समस्या है, गुजरात का चुनाव कैसे लड़ेंगे, कहां से पैसा आएगा, छत्तीसगढ़ की औकात क्या है, राजस्थान की हैसियत क्या है, उम्मीदवारों की ताकत क्या है, सोनिया जी कहां से लाएगी, कहां से पैसा आएगी। इस समस्या से अगर खड़गे को निपटना है तो प्रांतीय नेतृत्व की चमचागिरी करनी पड़ेगी। और सोनिया गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्स चीफ मिनिस्टर होता है, वाइस चीफ मिनिस्टर होता है, सरकार एक ही होती है, बीच की होती है, उनका कद इतना बड़ा है। खड़गे और उनके कद के बीच में भी 1:10 का रेशियो है, इसलिए मैं नहीं मानता कि वो समस्या आएगी। आज भी सोनिया का राज है, कल भी गांधी परिवार का राज रहेगा, आगे भी गांधी परिवार का राज रहेगा। कोई नुमाइंदा हो सकता है, कोई प्रतिनिधि हो सकता है, कोई किसी पद पर हो सकता है, किसी भी इसमें तो आप वाली बात को यदि हम और एलाबोरेट करते हैं और उसको थोड़ा सा देखते हैं माइक्रो लेवल पर, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही बात। क्यों? आपका ये कहना है कि केंद्र के पास में पैसा नहीं है, सामान नहीं है सारी व्यवस्थाएं करने का, और राज्यों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। आपने नया नारा भी दे दिया है जो कि वाकई जनता में चल रहा है इन दिनों। लेकिन अब इस नारे को यदि हम देखते हैं तो फिर गांधी परिवार की चलत रह नहीं गई, फिर तो बहादुर शाह जफर का राज रह गया है कि पालम तक हो गया दिल्ली समेट कर। तो फिर बहादुर शाह जफर बन चुका है गांधी परिवार, या कि उसकी चलेगी, और चलेगी तो फिर वो जो निर्णय हो चुके हैं उनका क्या होगा? निर्णय हुए नहीं, निर्णय होने वाले हैं। उस निर्णय की तो बखिया उधेड़ दिया राजस्थान वाले मामले को लेकर। मैं आपको एक कागज पढ़ के सुनाता, आप सुनना। ये राजस्थान पत्रिका, राजस्थान के ऊपर आएंगे हम, राजस्थान के ऊपर आएंगे, अभी रुकिया। हम पहले से ये सेंट्रल में जो चेंज हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में, इसको थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए समझना चाहते हैं कि गांधी परिवार यदि इतना कमजोर है तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की खूब चलेगी, बाकी तो प्रांतीय नेतृत्व को अपने साथ ले लेंगे। नहीं, तो गांधी परिवार को कमजोर समझने वाला कोई अकलमंद आदमी तो राजनीति में मेरे देश में लगता नहीं कोई है, और आप भी नहीं हो, मैं जानता हूं। गांधी परिवार सशक्त है, सशक्त था, सशक्त रहेगा। पूरी CWC उनके इशारे पर चलेगी, पूरे फैसले उनके इशारे से होंगे। सारे टिकटों का अंतिम फैसला खड़गे साहब 10 नंबर से अप्रूवल लेके करेंगे। उम्मीदवारों का फैसला भी 10 नंबर से होगा, उम्मीदवार होंगे भी 10 नंबर के। मगर आम जनता और विपक्षियों को एक कहने का मौका समाप्त हो जाएगा कि गांधी परिवार अकेले ही कांग्रेस का सब कुछ है। खड़गे के रूप में एक समानांतर नाप आया है। अब अपोजिशन का नारा ही खत्म हो गया। क्या बोलेगा अपोजिशन? क्या बोलेगा कि एक परिवार की पार्टी है? बराबर चुनाव हुए, तरुण ने चुनाव लड़ा है, खड़गे चुनाव जीते हैं, ये डेमोक्रेसी है, ये पार्टी का नियम है। जो चुनाव जीतता है उसको अध्यक्ष बना दिया है। और गांधी परिवार से आप क्या चाहते हो कि हरेवे को अध्यक्ष बना देता है गांधी परिवार? ऐसा नहीं होता है। नहीं, इस मामले में ये बात आपकी, इस बात से हम सहमत हैं। और चुनाव करवाने वाली पार्टी भी संभवतः कांग्रेस ही है, जो कि चाहे कैसे भी हो आभासी हो, है ना, लेकिन आभास तो कराया, ये बात तो है। और ये बात भी आपने एक तरफ तो आपकी बात से दर्शक भी सहमत होंगे कि गांधी परिवार की ताकत तो चुनाव में दिखी गई कि जिसकी पीठ के ऊपर हाथ गांधी परिवार ने रखा वो भारी मतों से जीता है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि गांधी परिवार कहते थे कि हमारा प्रभाव 0 कर दिया गया है? ऐसा कैसे कहती? हर आदमी जो चुनाव में रहता है, हर आदमी जो नेता, उसका इशारा होता है, उसकी लाइकिंग होती है, उसकी डिसलाइकिंग होती है। मेरी आपकी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, हम कहते हैं हमारी बात,
खड़गे के चुनाव जीतने को हम पहले ही जानते थे। आप और हम कह चुके थे कि 180 चुनाव है। तो आप क्या कहना चाहती हो कि सोनिया गांधी चिल्ला चिल्ला कर ये बोलती, देखो भाइयों हमारा खड़गे से कोई से, आप मर्जिया जिसको वोट दो, ये उम्मीद करना ही गलत था। इसलिए इस चुनाव में गांधी परिवार ने लिप्त होकर के अलिप्त होने का एक प्रमाण दिया है। ये गांधी परिवार को आप लोकतांत्रिक परिवार के विरुद्ध उपयोग में नहीं ला सकते। सारा विपक्ष हतप्रभ रह गया। एक पार्टी थी जिसने चुनाव कराया, कौन सी पार्टी चुनाव कराती है? एक यूनिक एग्जाम्पल हुआ है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना गया। अब वो कह गया कि उद्देश्य की आस्था, अच्छा ये नहीं भी कहते और खड़गे कहता कि मेरी आस्था तो सोनिया जी में, तो कौन रोकता? वो कहता मैं तो गांधी परिवार के प्रति वफादार, तो कौन रोकता? ये तो प्रचार है, अपनी अपनी लॉबिंग है, अपना अपना तर्क है, अपना अपना आर्गुमेंट है। अपोजिशन के हाथ से एक परिवारवादी पार्टी का जो आरोप लगता था उसको नेस्ते नाबूद कर दिया इस चुनाव ने। इसके लिए कांग्रेस बधाई की बात। राइट, ये तो ठीक बात है। और आप वाला जो नारा भी है वो देखना पड़ेगा, आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा कि केंद्र टिकाऊ है कि बिकाऊ है। ये थोड़े दिनों में पता लग सकेगा। जिस तरह से कार्य प्रणाली देखी जाएगी, ये जो पेंडिंग मामले हैं अनुशासन समिति के पास जो मामले गए हुए हैं, इनसे पता लग जाएगा कि किस तरफ मामला जा रहा है और क्या वाकई अध्यक्ष के तौर पर काम कर पा रहे हैं क्या। और गांधी परिवार का भी जो मसला है वो भी सामने आ जाएगा कि वो किस तरह से देखते हैं चीज़ों को, किस तरह से उनका एक्शन होता है। तो ये बात तो सही है। अभी तो चुनाव हुए 2 दिन भी हुए हैं, मतलब रिजल्ट आए हुए हैं, तो अभी पता नहीं लगेगा। लेकिन अभी तो बधाई हो रही है, कार्यभार संभालेंगे, ऑफिस संभालेंगे, ऑफिस बियर्स अपॉइंटमेंट होंगे, तो वो सारा काम होगा। आप बात चला रहे थे, छेड़ रहे थे राजस्थान की, जो कि आपकी कर्म भूमि भी रही है और है भी। तो राजस्थान में अभी जो पॉलिटिकल क्राइसिस देखा गया और जिस तरह की का राजनीतिक बवाल भी रहा, ऐसे में राजनीतिक स्थिरता का तो माहौल है नहीं। इस अस्थिरता के माहौल में राजस्थान में सरकारी कामकाज के क्या हाल है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। ऐसा है, सरकारी कामकाज की दुर्गति की सीमा बता रहा हूं। जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया वो मानते हैं कि इस्तीफा मंजूर होगा नहीं, हमें कंटिन्यू करेंगे, ऐसे फैसला कर रहे हैं। आपको राजस्थान पत्रिका के प्रथम पृष्ठ की एक न्यूज पढ़ के सुना रहा हूं। निम्स यूनिवर्सिटी से जुड़े ट्रस्ट को आवंटन, कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी ने किया जमीन का आवंटन। इस एम्पावर्ड कमेटी का चेयरमैन का इस्तीफा स्पीकर के पास विचाराधीन है। जयपुर, विकास मंत्री शांति धारीवाल के संयोजन में शुक्रवार को कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई। इसमें जमीन आवंटन के कई निर्णय लिए गए। अब देखिए आप, इस्तीफा पेंडिंग है, तय नहीं है कि वो रहेंगे कि नहीं चेयरमैन, मगर फैसले लिए गए। निम्स यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ट्रस्ट को 2 स्थानों पर भूमि का आवंटन होगा। इसमें 3 अलग अलग प्रस्ताव हैं, उनकी सीमाएं देखो आप। इंडियन मेडिकल ट्रस्ट को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अचोल स्थित साइंस टेक सिटी में संस्थानिक भूखंड का आवंटन किया गया। भूखंड का क्षेत्रफल 4 लाख वर्ग मीटर से अधिक होगा। इसी तरह ग्राम सिरोही गोनेर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 3 भूखंड आवंटित किए गए हैं। इनका वर्ग मीटर 64,122 वर्ग मीटर है। इसके अलावा 3 भूखंड हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आवंटित हो गए। इन भूखंड का क्षेत्रफल 95,455 वर्ग मीटर है। तीनों मामलों में आवंटन संस्थानिक आरक्षण दर से 30% दर पर होगा। ये सारे के सारे केवल निम्स यूनिवर्सिटी की संस्था को दिए गए। जब आपको मालूम है कि आपका इस्तीफा हो चुका है, आप कभी काम पकड़कर हटाए जा सकते हैं, हाईकमान डिसमिस कर सकता है, स्पीकर आपका इस्तीफा मान सकता है, मंजूर कर सकता है। तो फिर ये तो एक पूरे गांव जितनी जमीन बता रहे हो आप। ये जमीन का यदि हम पूरा मेजरमेंट में, तो ये तो गांव, एक पूरा गांव हो जाएगा। 2000 बीघा के आसपास जमीन बता रहे हो आप। गांव से ज्यादा एक बार। इसका कारण है जिसको भी आवंटित की गई है उसकी मार्केट वैल्यू तो इससे 3 गुनी है। तो कुछ लिया दिया होगा भी या नहीं होगा, मैं शक नहीं करता, आरोप नहीं लगाता, पर मैं जो भी आदमी इसके लाभान्वित होकर के है उनको राय देता हूं कि अभी तो यार तुमको ये आवंटन सरकारी कार्यों में किया है, हाईकोर्ट पड़ा है, पीआईए लगने वाली है, भाइयों देना मत, कुछ दोगे तो डूब जाओगे, पैसा काम आएगा नहीं, क्योंकि ये आवंटन अंत में जाकर के निरस्त होगा। ये मेरी कानूनी और राजनीतिक विचार। सरकार तो मैं पर हो ही नहीं सकता। एक साथ एक कम से कम 7 लाख वर्ग मीटर जमीन दे दोगे आप।
जिस जमीन के दाम मान लीजिए 100 रुपया गज, बाजार में 300 का भाव कैसे दोगे आप? और वो मूर्ख होगा जो ये मान लेगा कि मेरा तो आवंटन फाइनल हो गया। एम्पावर्ड कमेटी ने कहा, काहे की एम्पावर्ड कमेटी है जिस कमेटी का चेयरमैन सस्पेंडेड टाइप है, जिसको हाईकमान का कांग्रेस ने नोटिस दे रखा, हाईकमान ने जिस आदमी की कमेटी के हर निर्णय को स्पीकर की एक सेकंड के इशारे पर इस्तीफा मंजूर हो सकता है। इसलिए फिर भी कोई आदमी अंधा होके कहीं डाले, इन्वेस्टमेंट करे, तो आप हम क्या कर सकते हैं? आंखें होते हुए कोई देखना नहीं चाहे, उसका आप हम कुछ नहीं कर सकते। पर इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा लाभ किसी को बिना लाभ लिए तो पहुंचाया नहीं जा सकता। और अभी तो जरूरत है, गुजरात के चुनाव है, कांग्रेस आला कमान को भी जरूरत है। और वैसे तो राजस्थान पूरे में अभी एक कहावत हो गई है, समझे, जो मैंने आपको पहले बताई थी, पहली लाइन में मैंने बता दी, और मैं आज भी उस पर कहता हूं, जब तक दिल्ली बिकाऊ है सरकारें टिकाऊ है, और इस पर कोई इसमें अवकाश नहीं होगा, कोई अपवाद नहीं होगा। ये सिद्धांत पहले भी लागू था, ये आज भी लागू है, ये आगे भी लागू रहेगा। राइट, तो ये सरकारी कामकाज के हालचाल आप बता रहे हैं, ठीक बात है। जब बात कांग्रेस की चल रही है, कांग्रेस नीति सरकार की चल रही है, तो एक बार हम बीजेपी की भी हालचाल जान लेते हैं। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में पीछे दिनों जो खींचतान हुई और अंदरूनी कलह दिखाई दिया और अंदरूनी विवाद की स्थिति आई, इससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। और इस कोर ग्रुप में जो मेंबर हैं उनमें वसुंधरा राजे भी हैं, अन्य नेता भी हैं, गुलाब चंद कटारिया वगैरह वगैरह भी हैं, तो सतीश पूनिया जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं कोर ग्रुप के मेंबर। इनको कल दिल्ली बुलाकर कुछ नसीहत देने का काम होना है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये जो अंदरूनी खींचतान है, इसको मिटाने का काम जेपी नड्डा कल दिल्ली में करेंगे। आपको क्या लगता है, ये अंदरूनी विवाद मिट जाएंगे क्या? नड्डा जी ने जो कोर कमेटी बुलाई है, उसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि भाजपा विचार कर रही है कि कांग्रेस के जो इस्तीफे पड़े स्पीकर के पास, इस पर किस हद तक दबाव डाला जाए, गवर्नर को किस हद तक प्रतित्व दिया जाए, भाजपा इस्तीफों की मंजूरी के लिए कितना दबाव डाले, कानून में जाए या नहीं, न्यायालय में जाए या ना जाए। कोर कमेटी को बुला करके कोर कमेटी पहली बात तो इसी पर फैसला करेगी कि इस लड़ाई में क्या करें, कांग्रेस की अंदर की फूट पर भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण हो, भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या एक्शन ले, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या हो। दूसरा यह है कि जो 1 दर्जन चेहरे भारतीय जनता पार्टी में ये सुनने के बाद कि चुनाव मोदी के चेहरे पर होंगे, फिर भी मुंह निकालते हैं बार बार, जैसे जैसे कोई आदमी, कोई छोटा पक्षी होता है ना, वो घोंसले के बाहर मुंह निकालता है, ऐसे मुंह निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। उन मुख्यमंत्री बनने वाले चेहरों पर भी कोई विचार हो सकता है। अब मैं आपसे बता दूं, जो 8-9 चेहरे थे उनमें से कुछ तो आउट हो गए। एक तो संवैधानिक पद के मालिक ओम बिरला जी आउट हो गए, क्योंकि वो जा भी गए, कोई उनको जनता के द्वारा वो नहीं मिला। वो माननीय और सम्मानीय पद पर है, इसलिए वो सम्मानीय है, पूजा के हकदार है, रेस्पेक्ट के हकदार है, और मुख्यमंत्री की दौड़ के बाहर है। दूसरा नाम आता था गजेंद्र सिंह शेखावत का, वो अभी भी आई उसमें सरकारी कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए हैं। एसओजी पीछे पड़ी हुई है, कोई न कोई दबाव है जो एसओजी चुप है। हो सकता है सौदेबाजी हो, मोदी जी ने इशारा कर दिया हो, गहलोत पर दबाव डाल दिया हो, मगर मामला तो खत्म नहीं होता है। मामला कभी खत्म होता ही नहीं है। मामला तब खत्म होता है जब अंतिम कोर्ट उसको एफआईआर लगा देता है, जिसकी कोई संभावना नहीं है। तो ये नाम भी करीब करीब बार हो गया। तीसरा नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया का, वो लाख कोशिश करके मोदी और अमित शाह की एक मुस्कुराहट लाई ही नहीं अपनी तरफ, उनकी तरफ ध्यान हुआ ही नहीं, किसी ने उन पर घास डाली नहीं, कहीं गई तो वो सम्मान मिला नहीं। कुछ चंद उनके इलेक्टेड लोग हैं, उनकी लोकप्रियता में इतनी कमी नहीं आई है जो उनकी दिल्ली प्रियता में कमी आ गई है। इस नाम को भी मैं दौड़ से बाहर मानता हूं। फिर उसके बाद आया सतीश पूनिया। सतीश पूनिया का एक्चुअल स्तर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में राज्य मंत्री से ज्यादा का नहीं है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार तो बन ही नहीं सकते, ये तो संभव ही नहीं है। कुछ आरएसएस के लोगों ने उनको आगे बढ़ा दिया, उनकी खुद की हैसियत जीरो बन गई है। उनमें से कई तो इंडिक्ट हो गए हैं, कई कोई मेयर वाले मामले में फंस गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सतीश पूनिया भी दौड़ के बाहर हो गए हैं। अब इसके बाद में बचता है ओम जी माथुर। ओम जी माथुर अच्छा योग्य है, मगर ओम जी माथुर को मुख्यमंत्री बना दे, इसको अमित शाह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
क्योंकि जब पहली बार अध्यक्ष की दौड़ हुई थी तो ओम माथुर को मूंछों पर ताव देकर के अमित शाह के सामने खड़े थे। उस वक्त अगर ओम जी ने कह दिया होता कि नहीं, अब अमित शाह का नाम आ गया, मेरा नाम विड्रॉ करता हूं, तो शायद उनके प्रति थोड़ी मेहरबानी मिलती, वो इनको मिल नहीं सकती। तो ओम माथुर भी दौड़ से बाहर हो गए। अब आप मुझे बताओ, एक रह गया वैष्णव। ये उड़ीसा का वैष्णव मेरे गांव है, मैं बाली का रहने वाला हूँ। बाली के पास, बाली जब मेरा ननियाल है उसके पास के गांव का रहने वाला है। राजनीति में कोई नॉलेज नहीं है। आईएएस थे, आईएएस के बाद में वहां चले गए। उड़ीसा में जाकर के मुख्यमंत्री और मोदी जी के बीच में इन्होंने अच्छा समन्वय कायम किया, पुरस्कार स्वरूप मंत्री बन गए, पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो नहीं बन सकते। उसके बाद में एक नाम था सुनील का। अरे भाई, सुनील अभी राज्य मंत्री लेवल का भी नहीं है, कौन उसको चीफ मिनिस्टर बनाने बैठा है? तो ये जब सारे नाम बाहर हो जाते हैं तो दो ही नाम बचते हैं। अगर उम्र का कंसिडरेशन न हो तो कटारिया आज भी कद्दावर नाम है। अगर योग्यता, ईमानदारी, चरित्र और बैकग्राउंड देखो तो गुलाब जी कटारिया का नाम आज भी विचाराधीन हो सकता है। फिर एक नाम बनता है जयपुर की प्रिंसेस दिया कुमारी का। 6 लाख वोट से जीती है, विधानसभा भी जीती थी, पार्लियामेंट भी जीती है, कोई आरोप नहीं है, अच्छा घर है, कुलीन स्त्री है, समझदार है, मोदी जी के अच्छे विश्वास पात्र समर्थकों में एक है, कोई आरोप नहीं है। तो दिया कुमारी का नाम भी मैं अत्यंत गंभीरता से विचाराधीन मानता हूं। कोई न माने तो न माने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी के दोनों मुद्दों को कोर कमेटी से कनेक्टेड है उनका विवरण आपको दे दिया। यह जरूरी नहीं है सुभाष जी कि आप मेरी बात को स्वीकार करो, आप डिफर कर नहीं, व्यूअर्स के ऊपर है, आपको अधिकार है। व्यूअर्स जाने, उनका विवेक जाने वो किस तरह से लेते हैं। सुनने वाले लोगों से मैं कहूंगा, अगर आपको मेरी बात में 1% भी दम लगे तो आप इसको प्रिस्क्राइब करो, नहीं मानते तो आप कहो कि तुमने रात तुम्हारा कैलकुलेशन रॉन्ग है, मैं उसको ही मान लूंगा। अब स्थिति तो यही है, इसके अलावा कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जब कह दिया कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो बार बार ये अपने घोंसले से बार बार मुंह डाल करके मुख्यमंत्री का प्रयास करने वाले क्या अच्छा काम कर रहे हैं? क्या मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं? अपने आप को प्रस्तावित करना अच्छी बात है क्या? क्यों गजेंद्र जी बार बार जगह जगह मीटिंगें करते हैं? जल की बात करें, जल मंत्री है, क्यों वसुंधरा जी बार बार जा रही है, उनके समर्थक सम्मान कर रहे हैं, बार बार कहलवाना चाहते हैं, फिर स्टेटमेंट आते हैं, क्या जरूरत है? सबको कह रहे हैं मोदी करे सो मंजूर, और आगे ज्यादा करे एक शब्द और जोड़ो, जी हजूर, मोदी करे सो मंजूर, तो आ जाएगा जिसको आना होगा। यह कुमार ने तो कभी अपना प्रचार नहीं किया। गुलाब जी ने तो उल्टा ये कहा कि मेरी तो उम्र ज्यादा है, मैं रेस में हूं या नहीं हूं मुझे डाउट है। तो एक बात है, इन भाजपा के नेताओं में मैंने छाट छूट कर 2 नाम दिए। ये मानता हूं गुलाब जी की अगर उम्र का तकाजा नहीं होता तो निर्विवाद रूप से वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते। करेक्टर, चरित्र, ईमानदारी, बैकग्राउंड, प्लस निष्ठा, निष्ठा और बैकग्राउंड वगैरह सब आप बता रहे हो। गुलाब जी के बाद दिया जी को भी है, इसलिए 2 ही उम्मीदवार मेरी नजर में। ठीक है, ये निष्ठा, चरित्र और ये सारी बातें जो चल रही हैं, तो एक चीज आपसे हम और जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी का जब अभ्युदय हुआ तो आम आदमी पार्टी को लेकर माना जाता था कि इसके जो लोग हैं ये नई बात करेंगे, नई हवा लाएंगे, चरित्रवान बनेंगे, चरित्रवान हैं, दिखाया गया ऐसा कि हम बहुत ज्यादा बड़े कैरेक्टरिस्टिक हैं, हमारा तो बिल्कुल बेदाग है सारा का सारा काम। आज की स्थिति यह है कि एक मंत्री तो जेल में हवा खा रहा है, दूसरा जाने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी का। गुजरात में खम ठोक रहे हैं। एक बात, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मसला यह है कि जब राज में कोई भी व्यक्ति जाता है तो काजल की कोठरी है राज, और वहां दाग लगना कोई बड़ी बात नहीं है, और एक से दूसरे के इनके आपस में ही एक के राज दूसरे ने दबा रखे हैं। कांग्रेस के राज भारतीय जनता पार्टी ने दबाए, भारतीय जनता पार्टी के राज कांग्रेस ने दबाए। काजल की कोठरी में जाके दाग लगना तो पॉसिबल है, पर काजल की कोठरी में जाकर के मुंह पूरा ही काला कर दिया जाना ये पॉसिबल नहीं। मानता हूं आप पार्टी के 1-2 मंत्रियों पर आरोप है, सत्यनारायण वो जेल में है, जैन सत्येन जेल में है, सचोदर प्रॉब्लम में है, मगर ये प्रमाणित होने के बाद केजरीवाल कितने दिन तक इनको टॉलरेट करता है ये आप पार्टी का भविष्य तय करेगा। केजरीवाल के दोनों को निकाल देता है तो आप पार्टी पर क्या आरोप लगाओगे? केजरीवाल ने पहले भी हटाया है रिश्वतखोरी के मामले में, भूल जाते हो क्या? मंत्री को हटा दिया था, 1 मिनट लगी थी। नहीं तो केजरीवाल तो खुद ही फंसा हुआ है। आप रुकिए, एक मिनट रुकिए। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं बना था तब वो क्या कहते थे केजरीवाल जी कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। आज की तारीख में सबसे ज्यादा लवाजमा लेकर चलने वाला आदमी है।
बिल्कुल, मैं आपसे मना ही नहीं करता हूं, फैसला जनता करे, इसमें आप हमारा फैसला क्या काम आएगा? हम इसकी तारीफ तो नहीं करते। अगर केजरीवाल ने जो कहा वो नहीं किया, ही इज दोषी फॉर इट, उसकी सजा जनता देगी। मगर वो बात करेगा बाद में कि मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ नहीं किया, तो बैलेंस होगा, बैलेंस भी जनता करेगी। अब मैं आपसे गुजरात की बात आई और आप पार्टी की बात आई, वो मैं आपको समझा रहा हूं। मेरे पास कल गुजरात की 13 निर्दलीय पार्टियों ने, उम्मीदवारों के ग्रुपों ने एक चिट्ठी लिखी। मैं आपको चिट्ठी पढ़ के सुना देता हूं। मैं गुजरात का प्रभारी था, उमा भारती की पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था, जो गुजरात का प्रभारी था, और मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव था, तभी गुजरात का प्रभारी था। मेरे पास वहां से चिट्ठी आई है, आप पार्टी का प्रभाव वो नहीं मानते, वो आप पार्टी की 5 सीट मानते हैं, इससे आप पार्टी खतरा नहीं है भाजपा को। मुझे तो कहा कि आप पार्टी के चेयरमैन बन जाओ। मैं आपको चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूं। ये चिट्ठी डॉक्टर जोशी ने मुझे मुझसे लिखी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 13 पार्टी के साथ संपर्क कर लिया गया है। आप संयोजक के पद पर आते हैं तो आपका स्वागत है, आप आओ। मैंने कहा नहीं, मैं फालतू की पंचायती नहीं करता, मैं राजस्थान की राजनीति करता हूं। अब यहाँ के एक आदमी को गुजरात का प्रभारी बना दिया कांग्रेस ने, तो बोला नहीं हो, कांग्रेस डूबी नहीं। कांग्रेस जो 50 सीट पर 15 पे आ जाएगी। अब ये तो अपना अपना व्यक्तित्व है। कोई आदमी पदासीन राजनीति करता है, कोई आदमी व्यक्तित्वहीन राजनीति करता है। अपने अपने विचार, अपने अपने आइडिया। मैंने पिछले इंटरव्यू में आपके यहां बात कही है कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि ये फेमस कहावत है, समझे आपने भी सुनी होगी, कबीरा पानी राखियो पिंड बानी सब सून, और पानी गए उबरे मोती बानस। अपना अपना सिद्धांत है। आपने पूछा, मैंने भाजपा का विवरण कर दिया। आपने पूछा, मैंने बूथ कमेटी की बात बता दी। तो आपने जाना सुना। ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल बुचाल, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व मंत्री, राजनीति के चाणक्य और लगभग 6 दशक तक राजनीति करने वाले चंद्राजी सिंघवी। सिंघवी साहब, आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो आप क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में? किस तरह की राजनीति चल रही है? क्या हमारे यहाँ की राजनीति, जिस तरह के चेहरे दिखते हैं, जिस तरह से छा जाते हैं चेहरे, बहुत जल्दी हीरो की तरह से दिखने लग जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा गिमिक दिखाई नहीं देता है। पब्लिसिटी है, कुछ रुपए का खेल है और कुछ नारे हैं, कुछ घिसे पिटी वही बातें हैं। शोषित, दमित, दलित, वंचित, इस देश में सभी जातियां रहती हैं, इस देश में सभी धर्म रहते हैं, इस तरह के नारेबाजी करके, और जिस तरह का ये कुल जमा खेल दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या लगता है किस तरह की राजनीति हमारे देश में है? या कि हमें अंग्रेज जाते जाते लॉलीपॉप पकड़ा गया है डेमोक्रेसी की? खुद के यहाँ तो जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनका कोई चुनाव नहीं होता है, और जो चुनाव होता है वो भी आपके सामने है, वो भी पार्टियां चुनाव में जाती हैं। क्या ये अस्थिरता रख के जाने का, हर 5 साल के बाद ये सब कुछ वापस झमेलेबाजी शुरू होना, चुनाव होना, चुनाव के बाद सरकार बनना, सरकार का गठन होना, इसी में 2 साल निकल जाते हैं। 1 साल काम करने का होता है और उसके बाद में चुनाव की वापस से बयार शुरू हो जाती है, परफॉर्मेंस का दिखाना, ये करना, वही नाटक चल रहा है 75 साल में। आपको क्या लगता है किस तरह की राजनीति हमारे देश में है? क्या वाकई हम सफल मॉडल में हैं, या कि हम ऐसे ही ये तोता चश्मा आते हैं, माइक लगा के कुछ बोलते हैं और हम वोट डालने चले जाते हैं? फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपने हमारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।